मनोहर गरीब छात्र था। उसकी मां नहीं थी। वो अपने पिता सुरेश के साथ रहता था। सुरेश बूट पॉलिश का काम करता था, जिससे दोनों बाप बेटे का गुजारा किसी तरह से होता था। गरीब होने के कारण स्कूल में भी सभी मनोहर का बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन किसी को भी मनोहर की सच्चाई का पता नहीं था। सुबह हो गई, लेकिन मनोहर अब भी सो रहा था। मनोहर बेटे, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? तू सो क्यों रहा है? नहीं पिताजी, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है? बेटे, तू पढ़ लिख जाएगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। चल जल्दी से तैयार हो जा। नहीं पिताजी, मैंने कहा ना, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। ये कैसी जिद है मनोहर? तू स्कूल नहीं जाएगा तो मैं भी काम पर नहीं जाऊंगा। ये जिद नहीं है पिताजी। फिर क्या बात है? आपने 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी। कल टीचर ने कहा कि जब तक मैं फीस नहीं भर देता मुझे स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात है। मैं आज ही तेरे स्कूल की फीस का इंतजाम करता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश जूते पॉलिश करने का सामान लेकर घर से निकल पड़ता है। मनोहर सरकारी स्कूल में पढ़ता था। 100 रुपए के हिसाब से 3 महीने की फीस 300 रुपए बनती थी। इतने पैसे एक दिन में कमा पाना सुरेश के लिए नामुमकिन था। एक दिन में मुश्किल से 100 रुपए कमा पाता हूँ, जो खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। मैं 300 रुपए कहाँ से लाऊंगा? लेकिन मैंने मनोहर से वादा किया है, मैं किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम करूंगा। मेरा मनोहर पढ़ लिख जाएगा तो बड़ा बाबू बनेगा। ये सोचता हुआ सुरेश शहर के सबसे बड़े चौराहे पर जा पहुंचा, जहां वो रोज सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते पॉलिश किया करता था। सुरेश वहां अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन वो बेहद चिंता में था। एक सेठ रोज सुरेश से अपने जूतों पर पॉलिश करवाने वहां आया करता। वो उस दिन भी आया। सुरेश! सेठ की आवाज सुनते ही सुरेश हड़बड़ा गया। जी सेठ जी। सेठ ने अपने पैर सुरेश के सामने कर दिए। सुरेश उनके जूतों पर पॉलिश करने लगा। क्या बात है? आज तेरा काम में मन नहीं लग रहा? नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। सुरेश ने सेठ को अपनी चिंता का कारण बताया। तो ये बात है। एला 300 रुपए और अपने बेटे की स्कूल की फीस भर दो। नहीं सेठ जी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? इतने पैसे मैं कैसे चुका पाऊंगा? इसमें चिंता की क्या बात है? इन पैसों के बदले में तुम रोज मेरी गाड़ी भी साफ कर देना। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश खुशी खुशी वो पैसे लाकर मनोहर को देता है। मनोहर बेटा, ये ले पैसे। कल स्कूल जाना और अपनी स्कूल की फीस भर देना। ठीक है पिताजी। दूसरे दिन मनोहर स्कूल जाता है और टीचर को फीस देता है। इस बार तुम्हें माफ कर रही हूँ मनोहर, लेकिन अगली बार तुमने फीस भरने में देरी की तो स्कूल से तुम्हारा नाम काट दूंगी। जी मैडम। मनोहर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन क्लास के दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये पैसे कहाँ से लाया मनोहर? कहीं से चोरी की है या उधार मांग कर लाया है? नहीं नहीं, किसी से भीख मांग कर लाया होगा। ऐसा कहकर बच्चे हंसने लगते हैं। मनोहर रुआंसा हो जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। मनोहर को रोता देख क्लास टीचर कहती है, क्या बात है मनोहर, तुम रो क्यों रहे हो? मनोहर टीचर को बताता है कि बच्चे किस तरह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तुम इतनी देर से फीस भरोगे तो सब यही कहेंगे, अगली बार से समय पर फीस भरना। बेचारा मनोहर टीचर को कुछ नहीं कह पाता है। कुछ दिन तक सब कुछ यूं ही चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन सुरेश की तबीयत बिगड़ गई। सुबह वो बिस्तर से नहीं उठा। बाबा, बाबा, क्या बात है? आज काम पर नहीं जाना क्या? मनोहर बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू स्कूल चला जा। मनोहर ने देखा कि सुरेश को तेज बुखार था। वो अपने बाबा को बुखार की दवा खिलाकर स्कूल चला गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन सुरेश की तबीयत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी तबीयत और बिगड़ गई। वो बहुत दिनों से काम पर नहीं गया था। ये देखकर मनोहर ने सोचा, बाबा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। मेरे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। स्कूल की फीस भरने की तारीख भी नजदीक आ रही है। मुझे कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर वो घर की जिम्मेदारी अपने नन्हे कंधों पर ले लेता है। दूसरे दिन स्कूल जाने से पहले उसने अपने स्कूल बैग में किताबों के साथ बूट पॉलिश का सामान रख लिया और स्कूल चला गया। स्कूल में, मनोहर, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो गए। लगता है तुमने इन्हें बहुत दिनों से नहीं धोया है।
तुम्हारे जूते भी पुराने हो गए हैं, मोजे फट गए हैं। अगर ऐसे ही आलस और गंदगी में रहना है तो कल से स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से दूसरे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन टीचर। चुप रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। टीचर की डांट सुनकर मनोहर चुप हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जब टीचर क्लास से बाहर चली जाती हैं, तब क्लास के दूसरे बच्चे मनोहर का मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो, इसकी तो स्कूल बैग भी फटी हुई है। बच्चों ने मनोहर का स्कूल बैग छीन लिया और खोलकर देखने लगे। उसमें उन्हें बूट पॉलिश का सामान मिल जाता है। यह तो बूट पॉलिश का सामान है। चल, हमारा जूता चमका। नहीं नहीं, मैं जूता चमकाने के लिए स्कूल नहीं आता। बाहर जाकर दूसरों के जूते चमकाएगा तो हमारे भी चमका दे, नहीं तो टीचर से तेरी शिकायत कर देंगे। मनोहर को मजबूरी में क्लास के बच्चों के जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। वो एक एक करके सब बच्चों के जूतों में पॉलिश करने लगता है और खुद को अपमानित महसूस करता है। स्कूल की छुट्टी के बाद वो शहर के उसी चौराहे पर आ जाता है जहां सुरेश बूट पॉलिश किया करता था। वो वहां बैठकर लोगों के जूतों में पॉलिश करने लगता है। उस दिन उसने कुछ पैसे कमाए, जिससे उसने खाने का सामान और बाबा के लिए दवाई खरीदी। रात में जब वो घर लौटा, मनोहर बेटे, आज तूने स्कूल से आने में बहुत देर कर दी। बाबा, आज मैं स्कूल के बाद बूट पॉलिश का काम करने गया था। क्या मेरी जगह तू काम पर गया था? हाँ बाबा, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करूंगा। मनोहर अपने बाबा को खाना खिलाकर दवाई खिलाता है और पढ़ने बैठ जाता है। वो रोज स्कूल की छुट्टी के बाद उसी जगह पर जाकर बूट पॉलिश का काम करता, लेकिन इससे उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। वो सुरेश का ठीक से इलाज भी नहीं करा पा रहा था। सुरेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। इधर स्कूल की फीस न भर पाने के कारण स्कूल से उसका नाम काट दिया गया। मनोहर, तुम्हें आखिरी मौका दिया गया, लेकिन तुमने स्कूल की फीस नहीं भरी, इसलिए स्कूल से तुम्हारा नाम काट दिया गया है। तभी एक बच्चे ने कहा, मैडम, ये स्कूल की फीस कैसे भरेगा? ये तो बूट पॉलिश का काम करता है, बहुत गरीब है। बूट पॉलिश का काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन स्कूल की फीस सबको भरनी है। जो बच्चा समय पर स्कूल की फीस नहीं भरेगा, मनोहर की तरह उसका नाम भी स्कूल से काट दिया जाएगा। सभी बच्चे मनोहर की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। मनोहर अपना स्कूल बैग लेकर वहां से निकल जाता है और बूट पॉलिश करने के लिए उसी जगह पर आकर बैठ जाता है। सुबह का वक्त था। उस समय वही सेठ अपनी गाड़ी पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था, जिससे सुरेश ने 300 रुपए उधार लिए थे। उसने मनोहर को देखा तो अपनी गाड़ी रुकवाई। वो गाड़ी से उतरकर मनोहर के पास गया। तुम कौन हो? मेरा नाम मनोहर है। यहाँ पर सुरेश नाम का एक आदमी बैठा करता था, जिससे मैं रोज अपने जूते पॉलिश करवाता था। बहुत दिनों से वो नहीं आया। वो मेरे बाबा हैं। वो काफी दिनों से बीमार हैं, इसीलिए उनकी जगह मैं काम पर आता हूँ। लाइए, मैं आपके जूतों में पॉलिश कर देता हूँ। मनोहर सेठ के जूतों में पॉलिश करने लगता है। तुम स्कूल नहीं जाते? जाता था, लेकिन क्या? पैसे नहीं होने की वजह से स्कूल से मेरा नाम काट दिया गया है। मुझे अपने बाबा के पास ले चलो। ठीक है। मनोहर सेठ की गाड़ी में बैठ जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। वहां पहुंचकर सेठ जब सुरेश की हालत देखता है तो उसका दिल पसीज जाता है। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है और सुरेश का इलाज करवाता है। कुछ दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा सेठ जी। तुम चुका सकते हो सुरेश। वो कैसे सेठ जी? तुम्हारा बेटा मनोहर बहुत ईमानदार और मेहनती है। मैं चाहता हूं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वो मेरी देखभाल करे और मेरा कारोबार संभाले। लेकिन मालिक, मैं बहुत गरीब हूं। मनोहर को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा हूं। स्कूल से उसका नाम काट दिया गया है। भला एक अनपढ़ लड़का आपके इतने बड़े कारोबार की देखभाल कैसे करेगा? उसकी चिंता तुम मत करो। मैं मनोहर की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता हूँ। उसे खूब पढ़ाऊंगा और तुम लोगों के रहने खाने का भी इंतजाम कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी भी बदल सकता है। मनोहर के साथ भी यही हुआ। दूसरे ही दिन सेठ जी ने मनोहर का नाम शहर के सबसे बड़े स्कूल में लिखवा दिया। अब सेठ की गाड़ी रोज मनोहर को स्कूल पहुंचाती। मनोहर के पुराने साथी उसे गाड़ी में बैठकर सबसे महंगे स्कूल में जाते देखकर हैरान होते। वो मनोहर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अपने बुरे कर्मों की वजह से ऐसा कर नहीं पाते थे। नए स्कूल में मनोहर ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और बड़े होकर सेठ का कारोबार संभालने लगा।
मनोहर और सुरेश अब शहर के दौलतमंदों में गिने जाने लगे थे। फागुनी एक गरीब स्कूल स्टूडेंट थी। वो देखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसके सिर पर बाल नहीं थे, जिस कारण स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि फागुनी के सिर पर बेहद लंबे और सुंदर बाल आ गए। ये सब कैसे हुआ, जानने के लिए देखते हैं गरीब स्कूल स्टूडेंट के लंबे बाल। फागुनी के पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी माँ सुजाता एक स्कूल में सफाई का काम करती थी। एक दिन उसने स्कूल की प्रिंसिपल से गुजारिश की, प्रिंसिपल मैडम, मेरी बेटी फागुनी 4 साल की हो गई है, उसे भी अपने स्कूल में भर्ती कर लीजिए। लेकिन सुजाता, हमारे स्कूल की फीस तुम्हारी सैलरी से भी ज्यादा है, क्या तुम स्कूल की फीस भर पाओगी? मैडम आप तो जानती हैं कि मैं कितनी गरीब हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से दे पाऊंगी। अगर आप दया करके फागुनी की स्कूल फीस माफ कर देंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज मैडम। ठीक है सुजाता, तुम इतना कह रही हो तो कल अपनी बेटी को स्कूल ले आना, मैं उसका एडमिशन यहाँ करा दूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दूसरे दिन सुजाता फागुनी को लेकर स्कूल आती है। प्रिंसिपल ने देखा कि फागुनी गंजी थी। ये तो गंजी है मैडम, जब ये छोटी थी तब इसका मुंडन कराया था, उसके बाद इसके सिर पर बाल ही नहीं आए। ठीक है। प्रिंसिपल ने फागुनी का एडमिशन स्कूल में कर लिया। फागुनी जब अपनी कक्षा में पहुंची तो सभी बच्चे उसे गंजी कहकर चिढ़ाने लगे। गंजी 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 गंजी। क्लास टीचर ने भी फागुनी को देखकर मुंह बना लिया। ये गंजी लड़की कौन है? देखने में तो बहुत गरीब लग रही है। इस गरीब के इतने महंगे स्कूल में एडमिशन कैसे हो गया? मैडम, मेरी माँ इस स्कूल में सफाई का काम करती हैं। अच्छा, तो तुम उस गरीब सुजाता की बेटी हो जो पूरे स्कूल में झाड़ू पोछा करती है। उफ, एक तो गरीब ऊपर से गंजी। जाओ बैठ जाओ। फागुनी आगे वाली बेंच पर बैठने लगती है। तुम्हें बेंच पर बैठने के लिए किसने कहा? पीछे जाकर जमीन पर बैठो। फागुनी सबसे पीछे जाकर जमीन पर बैठ जाती है। फागुनी, कल से स्कूल ड्रेस में आना। सभी बच्चे स्कूल ड्रेस में आते हैं और बालों में ब्लू रिबन लगाकर चोटी करते हैं। तभी एक स्टूडेंट ने कहा, लेकिन मैडम, इसके सर पर तो बाल ही नहीं है, ये ब्लू रिबन लगाकर चोटी कैसे करेगी? उस बच्चे की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। फागुनी के गंजेपन के कारण सभी उसके साथ बहुत बदतमीजी करने लगे। ए गंजी, चल मेरा जूता साफ कर। ए गंजी, चल मेरा जूता साफ कर। लेकिन मैं तुम्हारा जूता क्यों साफ करूं? क्योंकि तू एक गरीब सफाई वाली की बेटी है, उस पर से गंजी भी है। अब चल जल्दी से जूता साफ कर। फागुनी को उसके जूते साफ करने पड़ते हैं। क्लास टीचर रश्मि भी क्लास की साफ सफाई फागुनी से करवाती। ए गंजी, चल सारे बेंच को कपड़े से चमका दे। तुझे दिखाई नहीं देता बेंच पर कितनी धूल जमी हुई है? अमीर बच्चों के स्कूल ड्रेस गंदे हो जाएंगे। लेकिन मैडम, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, सफाई करने नहीं। मुझसे जुबान लड़ाती है। एक तो हम तुझे झेल रहे हैं, वो कम है क्या कि तू मुझे पलटकर जवाब भी देने लगी? कान खोलकर सुन ले, कल से तेरे सिर पर बाल नहीं आए ना तो प्रिंसिपल से तेरी शिकायत करके तुझे और तेरी माँ दोनों को स्कूल से निकलवा दूंगी। टीचर की बात सुनकर फागुनी बहुत परेशान हो जाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद वो घर जाने लगती है, लेकिन परेशान फागुनी को पता ही नहीं चलता है कि वो घर की ओर नहीं बल्कि जंगल की ओर जा रही है। वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। मैं एक ही दिन में अपने सिर पर बाल कहाँ से लाऊं? अगर मेरे सिर पर बाल नहीं आए तो रश्मि मैडम मुझे और माँ दोनों को स्कूल से निकलवा देंगी। फिर माँ की नौकरी भी छूट जाएगी। हे भगवान, तुमने मुझे गंजा क्यों बनाया? फागुनी रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटी, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? फागुनी ने देखा कि उस औरत के बाल बहुत लंबे और घने थे जो जमीन को छू रहे थे। क्या मैं जंगल पहुंच गई? हाँ, तुम जंगल में हो। ये बहुत खतरनाक जंगल है। यहाँ जंगली जानवर रहते हैं
जो तुम्हें खा जाएंगे। अच्छा ही होगा अगर वे मुझे खा जाएंगे, मुझे इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं। मेरी परेशानी मेरा गंजापन है। मेरे सिर पर बाल नहीं है, इसीलिए स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तो रश्मि मैडम ने कह दिया है कि कल तक मेरे सर पर बाल नहीं आए तो वो मुझे और मेरी माँ को स्कूल से निकलवा देंगी। हम लोग बहुत गरीब हैं, अगर मेरी माँ को काम से निकाल दिया गया तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। हो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे सिर पर अभी बाल आ जाएंगे। मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं ऐसा जादू करूंगी कि जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके सर के बाल उड़कर तुम्हारे सिर पर आ जाएंगे। वे लोग गंजे हो जाएंगे और तुम्हारे सर पर बाल आ जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद बूढ़ी जादूगरनी ने अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और फागुनी के सर पर एक फूंक मारा, जिसके बाद रश्मि मैडम और उन सभी स्कूली बच्चों के सर से उनके बाल उड़ने लगे और वे सभी आकर फागुनी के सर पर लग गए। एक साथ इतने सारे लोगों के बाल लगने के कारण फागुनी के सर पर अचानक बहुत ही लंबे और घने बाल उग गए। इधर रश्मि मैडम और सारे स्कूली बच्चे एक साथ गंजे हो गए। अरे, मेरे सर के बाल कहाँ चले गए? मैं गंजी कैसे हो गई? अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मैं उस गरीब और गंजी फागुनी के साथ बुरा व्यवहार करती थी, कहीं ये सब उसी का नतीजा तो नहीं? रश्मि मैडम फूट फूट कर रोने लगती है। इधर स्कूल के बच्चे भी अपने आप को गंजा देखकर रोने लगते हैं। दूसरे दिन फागुनी स्कूल पहुंची तो सबने देखा कि उसके सर पर बहुत लंबे बाल थे। रश्मि मैडम और बच्चों के सर पर बाल नहीं थे। फागुनी के सर पर अचानक इतने लंबे बाल देखकर सबको बहुत हैरानी हुई। फागुनी, तुम्हारे सर पर एक ही रात में इतने लंबे बाल कैसे आ गए? ये सब अपने अपने कर्मों का फल है मैडम। मेरे गंजेपन के कारण आप मुझे और मेरी माँ को स्कूल से निकलवाना चाहती थी ना। अब आप लोग गंजे हो गए। अब मैं आप लोगों की शिकायत करके आप लोगों को स्कूल से निकलवा दूंगी। फागुनी की बात सुनकर रश्मि मैडम ने हाथ जोड़कर उससे कहा, नहीं फागुनी, ऐसा मत करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरा और मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? क्लास के बच्चों ने भी फागुनी से माफी मांगी और वादा किया कि वे सभी अब कभी फागुनी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को माफ किया, लेकिन फागुनी, हमारे सर पर दोबारा बाल कैसे आएंगे? हम सब गंजे नहीं होना चाहते हैं। अगर मेरे सिर पर बाल नहीं आए तो मेरी शादी नहीं होगी। आप सभी के सर पर दोबारा बाल आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को मेरी बातें माननी होंगी। रश्मि मैडम और सभी बच्चों ने फागुनी से वादा किया कि वो जो कहेगी वे लोग वही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रश्मि मैडम, आप पूरी क्लास की बेंच को कपड़े से चमकाएंगी। उसके बाद आप मेरे बालों में कंघी करके उसकी चोटी बनाएंगी और उसमें ब्लू रिबन लगाएंगी और बाकी बच्चे क्लासरूम में झाड़ू लगाएंगे। फागुनी के इतना कहते ही सब अपने अपने काम में लग गए। रश्मि मैडम ने सबसे पहले सारे बेंच को कपड़ों से साफ किया। उसके बाद वे फागुनी के बालों में कंघी करने लगी, लेकिन फागुनी के बाल इतने लंबे थे कि वे रश्मि से संभल ही नहीं रहे थे। रश्मि मैडम, अगर मेरे बालों को कुछ हुआ और चोटी अच्छी नहीं बनी तो याद रखना, आप हमेशा के लिए गंजी ही रहोगी। नहीं नहीं फागुनी, तुम्हारे बालों को कुछ नहीं होगा, मैं अच्छे से इनकी चोटी बनाऊंगी। रश्मि मैडम मन ही मन सोचती हैं, फागुनी के बाल इतने लंबे हैं कि मुझसे संभल ही नहीं रहे, लेकिन मुझे कैसे भी करके इसकी चोटी बनानी ही पड़ेगी। रश्मि मैडम ने घंटों मेहनत करके फागुनी के बालों में कंघी की और उसकी चोटी बनाई, लेकिन उसमें ब्लू रिबन लगाना भूल गई। देखो फागुनी, तुम्हारे बालों की चोटी बन गई है। फागुनी ने आईने में अपनी चोटी देखी और गुस्से में कहा, ये तुमने कैसी चोटी बनाई है? इसमें ब्लू रिबन तो लगाया ही नहीं, अब तुम्हें पूरी जिंदगी गंजा रहना पड़ेगा। रश्मि मैडम रोने लगी। नहीं फागुनी, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। अब समझ में आया कि किसी के गंजेपन को लेकर उसको परेशान करना कितनी बुरी बात है। रश्मि मैडम, आप आज अपने गंजेपन के कारण रो रही हो। आपने कभी सोचा कि जब आप और क्लास के सभी बच्चे मेरी गरीबी और गंजेपन के कारण मुझे सताते थे, तब मुझ पर क्या गुजरती होगी? हम सब समझ गए हैं, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा।
क्लास के सभी बच्चे फागुनी से कहते हैं, फागुनी, अब से ऐसा नहीं होगा। हम किसी गंजे का मजाक नहीं उड़ाएंगे और ना उसे परेशान करेंगे। ठीक है, कल तक तुम सबके बाल वापस आ जाएंगे। उस दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद फागुनी जंगल में उसी जगह पर जाती है और बूढ़ी जादूगरनी को याद करती है। तभी बूढ़ी जादूगरनी वहां आ जाती है। क्या बात है फागुनी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं चाहती हूँ कि उन सभी के सर पर बाल वापस आ जाएं जिन्हें आपने गंजा किया था, लेकिन मेरे सर के बाल ऐसे ही लंबे और घने रहें। ठीक है फागुनी, ऐसा ही होगा। बूढ़ी जादूगरनी ने कुछ मंत्र पढ़े, जिसके बाद रश्मि मैडम और क्लास के सभी बच्चों के सर पर बाल वापस आ गए और फागुनी के बाल वैसे ही लंबे और घने थे। उस दिन के बाद से किसी ने भी फागुनी को परेशान नहीं किया। Please subscribe this channel.